हेलो बच्चों, आज हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे और कूलम्ब्स लॉ के बारे में बहुत डीपली पढ़ेंगे। इसमें कूलम्ब्स लॉ का हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो लेक्चर पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या बोले थे कि अगर दो चार्ज हैं, जैसे कि एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है, दो चार्ज है, तो दोनों चार्ज के बीच में कुछ फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर एक चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा ये पॉजिटिव है, तो रिपल्सन होगा आपस में। अगर एक पॉजिटिव है और दूसरा निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। वैसे ही अगर निगेटिव है तो भी रिपल्सन होगा, और अगर निगेटिव पॉजिटिव है तो अट्रैक्शन होगा। दैट मीन्स अपोजिट चार्ज अगर हैं तो अट्रैक्शन होगा, और अगर सेम चार्ज हैं, जैसे कि ये सेम चार्ज है और ये सेम चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ ये बोले कि अगर दो चार्ज, जैसे कि चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, दो चार्ज हैं और दो चार्ज को 5 मिनट रखा जाएगा, तो उसमें या अट्रैक्शन होगा तो रिपल्सन होगा। डिपेंड करता है कि वो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों निगेटिव है तो रिपल्सन होगा। अगर वो एक पॉजिटिव एक निगेटिव है तो अट्रैक्शन होगा। तो कितना फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन होने के लिए कुछ फोर्स चाहिए इसमें से। जैसे कि इसमें कुछ फोर्स इधर लगेगा अगर ये पॉजिटिव है और अगर ये निगेटिव है तो। लेकिन अगर ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव रहता तो फोर्स इधर लगता। तो कितना फोर्स लगेगा यही कूलम्ब्स लॉ ने बताया था। जैसे अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज है Q2, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लो R है, R। तो कूलम्ब्स लॉ बोले इसका जो फोर्स होगा वो इनके चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जैसे Q1 Q2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और इसकी डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। ठीक, दो चीज बोली। पहली बात बोला कि दो चार्जेस हैं, इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इन चार्जेस के ये Q1 Q2 के मल्टीपल के डायरेक्टली होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि ये लिखा हूं मैं। दूसरा बात ये बताई कि फोर्स इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी, जैसे कि R, ये डिस्टेंस इन दोनों के चार्ज के बीच की दूरी, तो इन दोनों की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है, ये दूसरा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 से हम लोग देख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। क्योंकि इक्वेशन 1 में बोला डायरेक्टली तो डायरेक्टली लिख दिया, और इक्वेशन 2 में बोला गया है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है तो इनवर्सली लिख दिया, वो भी R के स्क्वायर के। ठीक है, तो एक कूलम्ब्स लॉ है। इसमें हम लोग अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, जैसे करके दिखाता हूँ। F इक्वल टू यहाँ पे क्या जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, फिर Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, अब K की जगह में K यहाँ तुम लिख सकते हो कि हियर K इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी, जहाँ एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। इस परमिटिविटी के बारे में आगे हम लोग डिटेल जानकारी लेंगे, वीडियो पर बने रहें, आगे देखेंगे परमिटिविटी क्या है। ठीक है, यहाँ बस इतना याद कर लीजिए कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हटाएंगे तो K लगेगा, वहाँ पे एक कांस्टेंट है K। ठीक है, हियर K इक्वल टू ना, और K इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग फाइनली इसको लिख सकते हैं, K की जगह पे लिख सकते हैं 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 सेम रहेगा, Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ठीक है, ये कूलम्ब्स का लॉ हो गया, कितना फोर्स लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग K का वैल्यू एक छोटा सा वैल्यू याद रखना कि K का वैल्यू यहाँ पे, अगर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी है, किसका, परमिटिविटी ऑफ या तो फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस और एयर, या तो एयर का है या फिर फ्री स्पेस का है, तो में से किसी एक का परमिटिविटी होगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, K का वैल्यू होता है, अगर एप्सिलॉन नॉट अगर एयर का है तब K का वैल्यू हो जाएगा, इसको सॉल्व करने के बाद इस सबको K का वैल्यू जाता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। उसके बारे में आगे जब परमिटिविटी बताऊंगा तो बताऊंगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। कूलम्ब्स लॉ बताया कि अगर दो चार्जेस हैं, जैसे एक चार्जेस है Q1, दूसरा चार्ज Q2, अगर एक चार्जेस के पास में एक दूसरा चार्ज को लेके आए तो उसके बीच में तो अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन होगा। वो डिपेंड करता है कि दोनों पॉजिटिव है दोनों निगेटिव है। अगर दोनों सेम हुए या दोनों सेम हुए, जैसे कि दोनों पॉजिटिव हुए या दोनों निगेटिव हुए, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा। लेकिन अगर एक पॉजिटिव है, जैसे कि अगर एक पॉजिटिव है अगर, और एक निगेटिव है, जैसे कि ये पॉजिटिव और निगेटिव है, तो यहाँ पर हो जाएगा अट्रैक्शन हो जाएगा।
ठीक है। दैट मीन्स अगर दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं तो अट्रैक्शन सेम है तो रिपल्सन, ठीक है। तो कितना फोर्स चाहिए वो अट्रैक्ट होगा या रिपेल करेगा, ये बताया कुलम्स लॉ ने, कुलम्स ने। कुलम क्या बोले कि जो फोर्स होता है वो दोनों चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मल्टीपल के, दोनों चार्ज के मल्टीपल के डायरेक्टली होगा। जैसे Q1 Q2 डायरेक्टली हो गया फर्स्ट इक्वेशन देखो। दूसरी बात बताया कि इन दोनों के चार्जेस के जो बीच की दूरी है, जैसे कि R, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितना है R, तो इस R के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जैसे कि स्क्वायर है R का और इनवर्सली है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 और 2 से हम लोग देखेंगे, इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये लिख देंगे F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। अब भाई जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगेगा जिसको K बोलेंगे, जो K है, ठीक है। और इस K का वैल्यू कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, जिसका वैल्यू यहाँ लिख दिया हूँ। और ये है कूलम्स लॉ। समझ में आया बच्चों? नहीं आया तो कमेंट में बताना, ठीक है। और अगर नहीं आया तो दोबारा फिर से देखना, फिर भी समझ में आ जाना चाहिए, ठीक। आगे बढ़ते हैं। परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है। अब बात करूंगा परमिटिविटी की, कि परमिटिविटी होती क्या है, ठीक है। परमिटिविटी की बात करेंगे। परमिटिविटी को हम लोग एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक है। अगर इसी में एप्सिलॉन नोट डाल दें तो एप्सिलॉन नोट हो जाएगा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर, स्पेस और एयर, ठीक है। इसमें परमिटिविटी का वैल्यू कितना होता है एयर का, ये याद रखने वाली चीज है, इसको याद रख लेना। बताता हूँ इसका वैल्यू कितना होता है। इसका वैल्यू होता है 8.85, लिख देता हूँ। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻12। इसका यूनिट कितना होता है, यूनिट, इसका यूनिट बताते हैं। यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन मीटर इन -2, ठीक है। ये तो इसका यूनिट होता है। इसका यूनिट निकालना भी सिखा दूंगा अभी, ठीक है। इसका यूनिट पहले मैं यूनिट निकालना सिखाता हूँ कि यूनिट कैसे निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट किसी भी मीडियम का अलग अलग होगा, जैसे एप्सिलॉन नॉट एयर का है तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया। किसी मीडियम का अलग हुआ, एयर का अलग हुआ, ठीक है। अभी रिलेटिव परमिटिविटी बताऊंगा तो बताऊंगा उसके बारे में, अभी बताता हूं मैं। परमिटिविटी का यूनिट कैसे निकालना है, ठीक है। जैसे कि मैं फोर्स का वैल्यू बताया, फोर्स इक्वल टू कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से मेरे को एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू निकालना है। अगर मेरे को इसका यूनिट चाहिए तो सबका यूनिट पता होना चाहिए हम लोग को, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को इधर ले लाऊंगा, फोर्स को उधर ट्रांसफर कर दूंगा, देखते जाना, समझ में आ जाएगा। एप्सिलॉन नॉट इधर लाया तो एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई, इस फोर्स को इधर लेके आया F Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, लिख सकता हूँ, बिल्कुल। आगे देखिए, और हम लोग को पता है, जैसे कि हम लोग को पता है कि जो फोर्स है, ये फोर्स F है, इसका यूनिट होता है न्यूटन, इसको यहाँ से यूनिट कर सकते हैं न्यूटन, ठीक है। चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब्स, कूलम्ब्स को C से यूनिट कर सकते हैं कूलम्ब, ठीक। और डिस्टेंस जैसे R है, इसका यूनिट होता है लेंथ, यानी कि इसको मीटर बोल सकते हैं, इसका यूनिट होता है मीटर। ये सभी क्या लिखा हूं मैं, यूनिट लिखा हूं, ठीक है। ये सभी यूनिट है। ये फोर्स का यूनिट न्यूटन, चार्ज का यूनिट कूलम्ब, डिस्टेंस का यूनिट मीटर, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट कितना होगा ये निकालना है। तो इसका यूनिट, इन दोनों का यूनिट, इसका यूनिट अगर रख देंगे तो इसका यूनिट निकल जाएगा। ये एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला है, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट या किसी मीडियम में एप्सिलॉन का निकाल सकते हैं ऐसे करके, ठीक है। अगर किसी मीडियम का फोर्स दिया रहे तो उसी मीडियम का हम लोग एप्सिलॉन नॉट यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे फोर्स अगर एयर का दिया हो या फिर फ्री स्पेस का दिया हो तो एप्सिलॉन नॉट भी एयर या फ्री स्पेस का निकलेगा। क्वेश्चन कराऊंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में, तो हाँ आप लोग का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अभी बस इतना देखो कि जिस मीडियम का फोर्स रखेंगे उसी मीडियम का एप्सिलॉन नॉट निकलेगा, या जिस मीडियम का एप्सिलॉन नॉट रखेंगे उसी मीडियम का फोर्स निकलेगा, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसके जगह उसको हटा देंगे यूनिट निकालने के लिए। Q1 Q2 का यूनिट लिखेंगे, चार्ज क्या है Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है। तो Q1 का कितना हो जाएगा कूलम्ब, कूलम्ब को यूनिट करेंगे C से, तो 1C और एक और C, ठीक है, 2C हो जाएगा, C एंड C
Q1 का C, Q2 का भी C, ठीक है। फोर्स नीचे है तो नीचे लिखूंगा फोर्स का यूनिट कितना होता है, न्यूटन, तो न्यूटन नोट करूंगा एन से मैं, ठीक है, न्यूटन के लिए एन। और आर क्या है, डिस्टेंस, डिस्टेंस का यूनिट क्या है, मीटर, तो मीटर को लिखूंगा एम से, और इसके पावर में 2 है तो इसके पावर में 2 लगा दूंगा, ठीक। तो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, सी है, सी डोर है तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, न्यूटन है और मीटर हो जाएगा, ठीक है। ये यूनिट ऑफ कूलम है, यूनिट ऑफ फ्री स्पेस है, यूनिट ऑफ फ्री स्पेस है इसकी। या फिर कैसे भी लिख सकता हूँ, कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स मीटर पावर -2, जैसे यहाँ बताया था आप लोग को कि यहाँ पे कैसे यूनिट इतना ही होता है। ये देखिए मैं प्रूफ कर दिया कि यूनिट इतना ही होता है, ठीक है। अब मैं आप लोग को सिखा दूंगा इसका डायमेंशन निकालना, परमिटिविटी का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। जैसे परमिटिविटी का आप लोग फॉर्मूला देखिए निकाला हूं यहाँ से मैं, ये इसका परमिटिविटी का वैल्यू है। अगर मेरे को परमिटिविटी का यूनिट निकालना था तो फोर्स का यूनिट रखा, चार्ज का यूनिट रखा और डिस्टेंस का यूनिट रखा। सेम वैसे ही अगर मेरे को इसका डायमेंशन निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो मैं इसका डायमेंशन लिखूंगा, फिर इसका डायमेंशन, फिर इसका डायमेंशन, फिर सब करके निकाल लूंगा। नीट में इसका डायमेंशन आया था, नीट 2022 में एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन पूछा था कितना होगा, ठीक है। तो अभी उसको निकालना सिखाता हूं। जैसे देखिए एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला क्या है, 1/4πf, यहां ध्यान देखिए इसको सेम उतार रहा हूं मैं, ठीक है। 1/4πf Q1 Q2/r², ठीक। अब इसका मेरे को यूनिट पता चल गया, हम लोग को निकाल लिया यूनिट इतना होता है। अब मेरे को डायमेंशन चाहिए, तो डायमेंशन के लिए फोर्स का डायमेंशन कितना होगा, फोर्स का फॉर्मूला होता है या में आप लोग को पता होगा, जहां पे एम मास है एंड ए एक्सेलरेशन है, ठीक है। मास का यूनिट कितना होता है, किलोग्राम में होता है, ठीक है। किलोग्राम में मास को हम लोग एम लिख सकते हैं डायमेंशन के लिए, मास के डायमेंशन है। और इसका यूनिट कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है इसका यूनिट, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मीटर के लिए हम लोग लेंथ मीटर के लेंथ को एल से यूनिट करते हैं डायमेंशन के लिए, और टाइम के लिए t² होगा, ठीक है। तो फोर्स का फाइनल यूनिट कितना हो जाएगा, ml/t⁻², ये फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा, ठीक है। या फिर इसी को मैं लिख सकता हूं ml/t⁻², ठीक है। यहां से हम लोग ये फोर्स का हम लोग डायमेंशन निकाल लिए। चार्ज का यूनिट कितना होता है, Q = या तो AT होगा या फिर IT। Q = IT होता है, IT मतलब एम्पियर, I क्या है करंट का एम्पियर से नोट करते हैं, तो एम्पियर के लिए AT भी लिख सकते हैं। अभी अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, किसी बुक में IT लिखा होता है इसका डायमेंशन, किसी बुक में AT लिखा होता है, तो बुक पर डिपेंड करता है। ऑप्शन देखकर आप समझ जाइएगा, ठीक है। Q का AT या IT लिख सकते हैं। Q क्या है, चार्ज। आगे देखते हैं डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस क्या है, लेंथ। जैसे R क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस के लेंथ के लिए नोट करेंगे केवल L से, ठीक है। R के लिए, Q के लिए AT, F के लिए ml/t⁻², और R के लिए लेंथ L, ठीक है। इतना समझ में आ गया, R के लिए L। सेम जैसे यहाँ पे हम लोग निकाले थे इसका यूनिट, तो इसका यूनिट इसका सबका यूनिट रखे थे, फिर एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हम लोग आसानी से निकाल लिए थे इसको। सेम ऐसे ही अगर इसका डायमेंशन निकालना है एप्सिलॉन नॉट का, तो इसका डायमेंशन इसका और इसका डायमेंशन लिखेंगे, फिर आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। सेम उसी तरह से जैसे कि अगर कोई आपको फोर्स दे दे, कि फोर्स का वैल्यू दे दे, चार्ज दे दे, डिस्टेंस दे दे, और पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है, आसानी से निकाल सकते हैं। वैसे ही हम लोग अगर इन सभी चीजों का डायमेंशन पता हो, इन तीनों चारों का, इनका डायमेंशन पता हो, तो इसका डायमेंशन हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि पता है 1/4π क्या है, एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखिए, अगर 1/4π कांस्टेंट है तो एप्सिलॉन नॉट का अगर डायमेंशन निकालना है, 4 डायमेंशन ना, यहां से मैं डायमेंशन निकालना स्टार्ट कर रहा हूं। ये डायमेंशन वाली है अपनी, ठीक है, ये डायमेंशन के लिए निकाल रहा हूं। तो डायमेंशन कितना हो जाएगा, 1/4π है, तो 4π तो कांस्टेंट है, तो फोर्स का डायमेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए निकाला हूं, यहाँ देखिए ml/t⁻² लिखा हूं, तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml/t⁻², ठीक। सेम फोर्स का डायमेंशन को लिखा हूं। Q1 का डायमेंशन कितना हो जाएगा, AT या IT, मैं यहाँ पे A ले लेता हूँ, ठीक है। AT Q1 का, Q2 भी कभी कितना हो जाएगा, देखिए Q1 और Q2 दोनों चार्जेस हैं, तो एक बार Q1 के लिए AT और फिर दूसरी बार फिर से Q2 के लिए भी AT यूज करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों के लिए। डिस्टेंस का क्या होता है, L, डिस्टेंस की पावर में 2 है तो L की पावर में भी 2 लगेगी, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसे डायमेंशन आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे कि देखिए एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन कितना हो जाएगा, यहाँ से AT है,
तो ए टी की पावर में 2 लिख सकता हूँ, ए टी की पावर में 2, ठीक है। और नीचे एल का 2 और एक एल यहाँ पे, तो एम एल क्यूब टी की पावर में -2, ये दोनों ये 2 और 1 जुड़ जाएगा तो एल की पावर में 3 हो जाएगा, ठीक है। फाइनली हम लोग एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू लिख सकता हूँ, ए की पावर में 2, टी की पावर में 2, ए -2 है ऊपर जाएगा, सॉरी फिर से देखिएगा, एप्सिलॉन नॉट है ए टी की पावर में 2 था, एम एल 3 टी की पावर -2, ये फोर्स का और इसका करके लिखा हूँ, ठीक है। अब एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ए की पावर में 2 हो जाएगा और टी की पावर में 2 हो जाएगा, क्योंकि एम एल टी -2 नीचे है, तो इस -2 का अगर ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ पे +2 हो जाएगा टी की पावर में, ठीक है। अब एम देखिए नीचे है तो एम को ऊपर ले जाऊंगा तो एम के ऊपर -1 लिख दूंगा, ठीक है, एम ऊपर का -1, और जैसे कि एल नीचे है +3 में तो एल को ऊपर ले जाऊंगा तो यहाँ -3 हो जाएगा पावर में। तो फाइनली मैं इसका डायमेंशन लिख सकता हूँ, एम की पावर है -1, ये देखिए एल की पावर है -3, टी की पावर है 4 और ए की पावर में 2, सेम यही क्वेश्चन ये वाली चीज नीट 2022 में एज इट इज पूछ ली गई थी, नीट 2022 में ठीक है। आप चाहें तो गूगल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन नीट 2022 में आया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में और बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे इस कूलम्ब्स लॉ का, और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट में बताइए, ठीक। इसी कड़ी में कूलम्ब्स लॉ को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाते हुए कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताता हूँ और डिटेल में। कूलम्ब्स लॉ, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, जैसे कि, ठीक, 2 चार्जेस हैं। कूलम्ब्स लॉ का फोर्स जो होता है वो इस दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, जैसे कि ये एक लाइन है, ये दोनों को एक्सियल, ये एक्स है ना, ये एक्सिस है, दोनों को मिलाने वाली एक्सिस यही है, तो इसी के अलॉन्ग कूलम्ब्स लॉ लगेगी। फोर्स जैसे इधर लगेगा या तो इधर लगेगा, और दोनों फोर्स बराबर होंगे। जैसे 2 चार्जेस को लाते हैं तो दोनों चार्जेस होते हैं एक दूसरे के ऊपर की फोर्स डालते हैं और भी बराबर फोर्स डालते हैं, ठीक है। इन दोनों का फोर्स बराबर रहेगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा, एक इधर लगाएगा एक इधर लगाएगा, और दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव हैं तब की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। दोनों +Q चार्ज हैं तब एक्सिस के अलोंग फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर एक चार्ज Q1 यहाँ है मान लो, एक चार्ज Q2 यहाँ है मान लो, ठीक है, तो इस इन दोनों को मैंने देखा एक्सिस ए वाली है ऐसे, ठीक है, इसको मैंने देखा ए वाली है, इस एक्सिस के अलोंग ही लगेगी, ठीक। ना कि फोर्स इधर लगेगी और इधर लगेगी, ना कि फोर्स इधर लगेगी ना इधर लगेगी, ना इधर कहीं नहीं। फोर्स या तो इधर लगेगी और दोनों पॉजिटिव हैं तो, या तो इधर लगेगी दोनों पॉजिटिव हैं तो। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और अगर एक निगेटिव हो, जैसे कि ये दोनों पॉजिटिव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, ऐसे ऐसे, ठीक, फोर्स लगेगी। और लेकिन एक्सिस के अलोंग ही लगेगी, एक्सिस के अलोंग हमेशा फोर्स लगेगा, कूलम्ब्स लॉ ये बोला है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है, ठीक है, जैसे एक Q1 है एक Q2 है, इन दोनों में मिलाने वाली रेखा कौन सी है, ये इसकी एक्सिस है, ठीक, आर डिस्टेंस की एक्सिस है। अब अगर ये प्लस माइनस है तो अब इसमें फोर्स किधर लगेगी, एक्सिस के अलोंग लगेगी, ठीक है, या तो फोर्स इधर लगेगी या तो इधर लगेगी। लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है तो अभी फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे तो इधर लगेगी, ये भी इधर खींचेगा, Q1 चार्ज इधर फोर्स लगाएगा, इधर अपनी तरफ खींचेगा, और Q2 चार्ज भी फोर्स लगेगा अपनी तरफ, तो Q1 भी फोर्स लगेगा इधर, ठीक है, ये फोर्स लगेगा दोनों साइड में। हमेशा याद रखना कि कूलम्ब्स लॉ जो होता है वो उसका फोर्स अपने एक्सिस के अलोंग ही लगता है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग इधर लगेगा या इधर लगेगा, लेकिन इधर 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 कहीं नहीं लग सकता। ये सब गलत चीजें हैं, केवल एक्सिस के अलोंग ही लगता है, इसको लिख लेना, ठीक है। और इसी कड़ी में आगे देखो, अगर जैसे कि मान लो एक +Q चार्ज है, ठीक है, और एक +Q चार्ज है, ये है फोर्स नहीं, ये इसका डिस्टेंस है R, ठीक है। तो ये Q1 चार्ज, ये Q2 चार्ज है, ठीक है, मान लो, तो ये Q1 के कारण फोर्स इधर लगेगा F12, Q2 के कारण फोर्स इधर लगेगा तो F21। ये ध्यान रखना कि जिस पर फोर्स लगेगा उसको पहले लिखेंगे, ठीक है। इसकी सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, ये F21 होगा, ठीक है, और ये F12 होगा, क्योंकि ये इसको 1 मांगे हैं ना, एक Q1 है और एक Q2 है, ठीक, हाँ, तो सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, सुधार लेना एक बार। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे F12 और F21 क्या है,
कहीं भी अगर F12 है तो लिख देता हूँ फोर्स ऑन 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ठीक है, चार्ज 2। क्यों? F12 है तो चार्ज में जो पहले है उस पर फोर्स लग रहा है, F12 लिखा हूं तो फोर्स 1 पर लग रहा है, ऐसे समझ लो। 2 है जिस पर जो लगाएगा और 1 है जिस पर लगेगा फोर्स, 1 पर फोर्स लगेगा हमेशा। जैसे F21 लिखता, F21 तो अभी फोर्स 2 पर लगेगा, जैसे कि F21 है, अभी फोर्स 2 पर लग रहा है और कौन लगा रहा है? 1 लगा रहा है। तो ये लिखने का तरीका है F21 या F12, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में भी जब डायरेक्शन याद करेंगे तो पता चलेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए F12 F21 का यूज किया जाता है। अभी F21 का मतलब मैं लिखूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फोर्स ऑन, किस पर फोर्स लग रहा है अभी? 2 पर, क्योंकि 2 पहले लिखा हुआ है, ठीक है। तो फोर्स ऑन 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक, क्योंकि 1 लगा रहा है ना 2 पे, 1 लगा रहा है 2 पे फोर्स, तो F21, अगर 2 लगाया 1 पे तो F12, ठीक है। अब देखिए मैं ये बोला कि अगर एक Q1 चार्ज इधर है, एक Q2 चार्ज इधर है, ठीक, सेम वही डायग्राम फिर से, एक उसका एक्सिस है, इधर एक फोर्स लगेगा, इधर भी एक फोर्स लगेगा, इधर लगेगा 1 पे लग रहा है तो F12, 2 के कारण लग रहा है तो 2, ठीक है, बाद में लिखेंगे यहाँ पे। और अभी 2 पर फोर्स लग रहा है तो F21, ठीक है, दोनों सेम चार्जेस हैं तब की बात कर रहा हूँ, दोनों रिपेल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें ये देखो कि F12 और F21 है, दोनों बराबर होंगे। कूलम्ब्स लॉ ही बोलता है कि जो एक दूसरे पर जो चार्ज लगाते हैं, एक दूसरे चार्ज पर जो फोर्स लगाते हैं, ठीक है, एक चार्ज दूसरे पर जो फोर्स लगाएगा, जैसे ये चार्ज है, इस पर जो फोर्स लगाया ये है, इसकी वजह से इस पर फोर्स लगा वो ये है, ठीक है। इसमें जो फोर्स लगेगा वो इक्वल फोर्स होंगे, दोनों फोर्स इक्वल होंगे। जैसे कि इस F12 है ना, वो F21 के बराबर हो जाएगा, दोनों फोर्स बराबर होंगे, लेकिन क्या मोड बराबर होगा, याद रखना, फर्स्ट रूल है इसका, फर्स्ट रूल है, ठीक है। दूसरी बात इसमें बोलना चाहिए अगर हम लोग वेक्टरली देखें, डायरेक्शन देखें, तो इसका डायरेक्शन अपोजिट है इसके डायरेक्शन से, मतलब F12 का जो डायरेक्शन है वो इसके अपोजिट है, तो माइनस F21 हो जाएगा ना, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो, ठीक है। तो दो बातें याद रखना कि जो फोर्स लगेगा, जैसे कि 1 पर जो फोर्स लग रहा है वो निगेटिव एक्सिस में लग रहा है, निगेटिव साइड लग रहा है इधर, ठीक है, और जो 2 पर लग रहा है वो इधर लग रहा है, तो डायरेक्शन अपोजिट है दोनों का, दोनों एक दूसरे को दूर भेज रहे हैं, लेकिन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है फोर्स का वो सेम है, ठीक है। मैग्नीट्यूड सेम होता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता है, इसीलिए इसके मोड केवल उसके मैग्नीट्यूड को बताता है। मोड लिखा हूं मैं, तो ये याद रखना, ठीक है। दो बात याद रखनी है। पहली बात कि जो फोर्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 है, इसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो माइनस ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू 1 ऐसे होगा, ठीक है, माइनस में होगा डायरेक्शन। अगर ये इधर जा रहा है, ठीक है, ये प्लस में इधर माइनस जा रहा है, माइनस का माइनस से अगर गुणा कर दें, मल्टीपल कर दें तो प्लस आएगा ना, वही है, ठीक, डायरेक्शन बता रहे हैं। और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F12 ये मैग्नीट्यूड के इक्वल हो जाएगा, मतलब दोनों का जो वैल्यू होगा सेम होगा। अगर 1 के कारण 2 पर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है तो 2 के कारण भी 1 पर भी 5 न्यूटन का ही फोर्स लगेगा, इसके बोलने का मतलब ये है, ठीक है, बस डायरेक्शन अलग अलग होगा। सॉरी ये दिखा नहीं, हाँ, तो F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा F21 के बराबर ही होगा, ठीक, पर डायरेक्शन अलग अलग होगा, ठीक, याद रखना। तो आगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बता देता हूं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जब बहुत सारे चार्जेस हों, बहुत सारे चार्जेस, ठीक है, बहुत सारे चार्जेस हों, जैसे कि एक चार्ज Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, ठीक है, ऐसा समझ लो, यहाँ ओरिजिन है, ठीक है, यहाँ से इसकी डिस्टेंस R3 है, इसकी डिस्टेंस R2 है, इसकी डिस्टेंस R1 है, ठीक, सब पॉजिटिव है, सब चार्जेस पॉजिटिव चार्जेस हैं, ऐसा समझ लो। अब ये बोलना चाहता है तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि जो Q1 और Q2 के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R12 हो जाएगा, R12, ठीक है, और Q2 और Q3 के बीच डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Q23 हो जाएगा, R23 हो जाएगा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस R23 और इनके बीच का डिस्टेंस R12, ठीक है। वैसे Q1 और Q3 के बीच डिस्टेंस कुछ होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी तो कुछ होगा ना, इनके बीच का डिस्टेंस होगा R13, ठीक। प्रिंसिपल सुपरपोजिशन ये बोलता है कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा
वो फोर्स एक दूसरे से स्वतंत्र होंगे, जैसे कि कोई लेना नहीं, इंडिपेंडेंट होगा। Q2 और Q3 के फोर्स में कुछ फोर्स लगेगा, इन दोनों के बीच में कुछ फोर्स लगेगा, और इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा, ध्यान से सुनना कि Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है उससे कोई लेना देना नहीं है। या फिर Q2 जो फोर्स Q1 पर लगाएगा, ठीक है, वो फोर्स इधर लगेगा, ठीक है। F12 के कारण 1 पे फोर्स लग रहा है तो F12, ठीक है। लेकिन जो Q3 जो Q1 पर फोर्स लगेगा वो इधर लगेगा, फोर्स 1 विथ रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है, इधर फोर्स लगेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि ये फोर्स जो 3 के कारण लग रहा है 1 पे, वो इससे कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, इस पे डिपेंड नहीं करता कि इतना फोर्स कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, एक बार फिर से देखो कि एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है, ठीक है, एक चार्ज Q3 है, ठीक है, समझ लो। अगर Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का Q1 और Q3 के बीच में लगने वाले फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। एक प्रिंसिपल सुपरपोजिशन बोलता है, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसका उस फोर्स का वैल्यू इन दोनों के बीच में जो लगने वाले फोर्स के बीच में कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इंडिपेंडेंट हो गए सभी फोर्स। वैसे अगर बहुत सारी चीजें होती है, Q4 रहता है, Q5 रहता है, तो उसका भी केवल दो चार्जों के बीच का देखना हम लोग का फोर्स कितना होता है, और वो फोर्स दूसरे चार्ज के बीच के फोर्स से कोई रिश्ता नहीं रखता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कूलम्ब फ्लो का अब लिमिटेशन पढ़ लेते हैं कि लिमिट क्या है उसका। लिमिटेशन कूलम्ब फ्लो। कूलम्ब फ्लो किसके लिए वेरिड है? लिमिटेशन ऑफ कूलम्ब फ्लो, कूलम्ब फ्लो, ठीक है। इसका लिमिट क्या है, कहां तक वेरिड है? फर्स्ट रूल ये बोलता है केवल पॉइंट चार्ज के लिए वेरिड है, ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, ठीक है। बोलने का मतलब यह है कि दो पॉइंट चार्ज के बीच में ही ये फोर्स लगेगा, ठीक है, दो पॉइंट चार्ज होंगे, उन दोनों के बीच में ही ये फोर्स लगेगा। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा चार्ज ले लिया है, बहुत बड़ा चार्ज तो फोर्स लग रहा है, नहीं। पॉइंट चार्ज जो नेग्लिजिबल हो, जिनको हम लोग देख नहीं सकते, ऐसे चार्ज होते हैं पॉइंट चार्ज, उन दोनों के बीच में फोर्स लगता है, और उसी फोर्स को हम लोग अगर पॉइंट चार्ज है तभी वहां पे हम लोग लगा सकते हैं कूलम्ब फ्लो को, नहीं तो नहीं लगा सकते, ठीक। पहला लिमिटेशन है। दूसरा लिमिटेशन ये बोलता है कि सभी चार्ज स्टेशनरी हो, तो दोनों चार्ज होते हैं स्टेशनरी हो, दैट मीन मूविंग ना करते हो। जैसे कि दो चार्ज, एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है। पहली बात ये बोला कि पॉइंट चार्जेस हो दोनों। दूसरी बात बोल रहा है कि दोनों चार्ज स्थिर हो, मूवमेंट ना हो रहा हो। ऐसा नहीं कि दोनों कहीं मूव कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। दोनों स्टेशनरी हो तभी वेरिड है, ठीक। थर्ड ये बोलता है कि इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है R, डिस्टेंस बहुत कम हो, 10⁻⁻15 मीटर से ज्यादा अगर डिस्टेंस हो जाएगा, इससे अगर ज्यादा डिस्टेंस हो जाए, ठीक, 10⁻⁻15 मीटर से अगर ज्यादा हो जाए तो कूलम्ब फ्लो वैलिड नहीं होगा। 3 लिमिटेशन है, याद रखना। डिस्टेंस है कुछ, अगर इस R का वैल्यू 10⁻15 मीटर से ज्यादा हो गया तो वैलिड नहीं होगा, ठीक, कूलम्ब फ्लो। तो कूलम्ब फ्लो के लिए 3 रूल, पहला पॉइंट चार्जेस हो तभी वैलिड है, दूसरा स्टेशनरी होना चाहिए, मूवमेंट ना कर रहा हो, तीसरा कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो आ रहा है वो 10⁻15 मीटर से बड़ी ना हो, ठीक। इतनी चीजें याद रखें, ठीक। तो आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन कराऊंगा, और एक टॉपिक बच गया अपना वो वेक्टर वाला, कि कूलम्ब फ्लो का वेक्टर फॉर्म में क्या होता है, उसको भी कल मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो उसको अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए तो अभी स्टार्ट करते हैं फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, ठीक है। फोर्स ऑन मल्टीपल चार्जेस, जब बहुत सारे चार्जेस हो तब कितना फोर्स लगेगा। जैसे कि अगर कोई यहाँ पे चार्ज है, मान लो Q1 चार्ज है, ठीक है, इधर कोई चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक, इधर कोई चार्ज है, Q3 चार्ज है, ये उसका ओरिजिन मान लो, ठीक, इसका ओरिजिन है O। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R2 मान लो, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R3। तो इसमें हम लोग को निकालना है, ऐसा समझ लो कि Q1 में नेट फोर्स कितना लगेगा, ऐसा निकालना है, ठीक है। जैसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में मैंने बताया था कि कोई दो चार्ज हैं, जैसे कि Q1 और Q2, इन दोनों के जो फोर्स लगेगा उस फोर्स का Q1 और Q3 के बीच में लगने वाले फोर्स से कोई मूल्य लेना देना नहीं है, ठीक। इंडिविजुअली जो फोर्स लगेंगे दो के बीच में, वो दोनों एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखते, ठीक। अब Q2 और Q1 के बीच में जो फोर्स लगेगा, जैसे कि ये देखिए, ये एक्सिस के अलोंग लगता है, सबको पता है कि फोर्स एक्सिस के अलोंग लगेगा,
तो Q2 जो Q1 पे फोर्स लगेगा वो इधर लगाएगा। जैसे आपको पता है Q1 पे फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे F12 लगेगा, ठीक। और अगर Q3 अगर Q1 पे फोर्स लगाएगा तो ये भी एक्सिस के अनुरूप ही लगाएगा। इसका एक्सिस कौन सा है? ये वाला इसकी एक्सिस है, ठीक है। तो इसके एक्सिस के अनुरूप लगेगा तो ये फोर्स इधर लगाएगा। तो फोर्स 1 पे लग रहा है तो फोर्स 1, 3 के कारण लग रहा है तो 3, तो फोर्स 1 पे लग रहा है, ठीक है। तो F13 यहाँ लिखेंगे ऐसे करके। अब देखेंगे Q1 पे कितना नेट फोर्स लगता है, ठीक। समझ में आया यहाँ तक? मैंने क्या किया, Q1 एक चार्ज है, Q2 एक चार्ज है, Q3 एक चार्ज है। तो Q2 के कारण जो Q1 पे फोर्स लग रहा है वो F12 है जो इधर लगाएगा इस डायरेक्शन में, और जो Q3 के कारण Q1 पे फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है जो लगाएगा F13, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है Q1 पे नेट फोर्स कितना होगा, ठीक। तो ऐसे समझ लो कि एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, इसका रिजल्टेंट फोर्स इधर कहीं होगा, इसका एफ नेट या फिर एफ रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग को अब एफ रिजल्टेंट निकालना है, ठीक। जैसे कि F13 कितना होगा, अब निकालो कि F13 कितना होगा। F13 के लिए कूलम्ब्स लॉ क्या बोलता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर बोलता था, लेकिन F1 और 3 के बीच में लिख रहे हैं वाला, तो 1 और 3 हो जाएगा, तो Q1 और Q3 बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा हो जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, Q1 और Q3 के जो इसका डिस्टेंस हो जाएगा R13 हो जाएगा इसका डिस्टेंस, और R13 क्या हो जाएगा, R1 माइनस R3। अगर R13 निकालना है वेक्टर फॉर्म में तो इसका वैल्यू हो जाएगा R1 माइनस R3, ये हो जाता है। और हम लोग को R12 निकालना है तो R1 माइनस R2 हो जाएगा, ये भी वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग को भी Q1 और Q3 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, अगर ये निकालना है कि Q1 और Q3 के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लोग को डिस्टेंस इन दोनों के बीच का R13 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखूंगा मैं R13 का स्क्वायर, ठीक है। इसको मान लो, अब आगे इसको सोल्व कर लूंगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, क्या कह लो, फिर Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर। अगर इसे डायरेक्शन से लिखूं तो यूनिट वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो इसमें यूनिट वेक्टर लगा देंगे R13 का यूनिट वेक्टर, इसमें भी सेम हो जाएगा R13 का यूनिट वेक्टर, ठीक है, फॉर डायरेक्शंस। अब फोर्स देखेंगे 1 और 2 के बीच में कितना लगेगा, ठीक है। 2 1 पे कुछ फोर्स लगाएगा जो F12 है, तो F12 का वैल्यू कितना होगा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक। F12 ये फोर्स 1 और 2 के बीच में लग रहा है, तो चार्ज Q1 और Q2 होगा यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई, कूलम्ब्स लॉ सिंपल लगा रहा हूँ यहाँ पे, 4/एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। आर कौन सा, Q1 और Q2 के जो फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस भी इन दोनों का वाला होगा, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा इस बार होगा R12, ठीक है। R12 क्या है, R1 माइनस R2, समझ में आया। तो यहाँ पे इसका डिस्टेंस लिखना पड़ेगा R12 का स्क्वायर, और यहाँ पे भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो R12 का वेक्टर, ठीक है। हम लोग को एफ नेट निकालना है, एफ नेट Q1 पे कितना लग रहा है, फोर्स और मल्टीपल चार्जेस, तो मल्टीपल चार्जेस के कारण ये किसी एक चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा हम लोग ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अब एफ नेट निकालना है, तो एफ नेट कितना हो जाएगा, F12 वेक्टर में प्लस F13, ठीक है, ये भी वेक्टर होगा। तो F12 का और F13 को और F12 को, इन दोनों को हम लोग को ऐड करना पड़ेगा, ठीक। तो कैसे ऐड करेंगे, F12 का वैल्यू पहले लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, फिर R12 का कैप, ये वाली यूनिट वेक्टर, ठीक है। F13 का वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे, सेम इसको लिखूंगा मैं भी, सेम इसको यहाँ लिखना है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर, क्योंकि Q1 और Q3 के बीच का यहाँ निकालो तो R13 लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे R13 का कैप, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो फोर्स मल्टीपल चार्ज निकल जाएगा। अगर ऐसे ही यहाँ पे मान लो यहाँ पे केवल 3 चार्जेस हैं, Q1 Q2 Q3, अगर Q4 होता तो यहाँ पे F4 इधर भी लगता, अगर Q4 यहाँ होता मान लो तो F4 इधर लगता, Q4 यहाँ होता तो F4 इधर लगता, F14, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम लोग भी उसको भी एडिशन करते। अभी केवल समझाने के लिए केवल 3 चार्जेस हैं, तो 2 चार्जेस का फोर्स में निकाल रहा हूँ कि Q1 पर कितना लगेगा, ठीक है।
और अगर ज़्यादा रहते तो उससे डैश डैश करके और लिख सकते थे हम लोग। ठीक, आगे सोल्व करेंगे तो 1/4πε0 एंड Q1, जो Q1 है ये Q1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1/4πε यहाँ है और यहाँ भी है, तो इसको हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं। फिर कॉमन निकालने के बाद एक ब्रैकेट में Q2 को लिख देंगे, Q2/R12 का स्क्वायर, जो बचा उसको लिख देते हैं ना, वैसे ही R12 का कैप प्लस, जैसे यहाँ Q1 निकल गया है तो बचा है क्या Q3, ये भी निकल गया है। ठीक, Q3 बचा है तो Q3/R13 का स्क्वायर, फिर R13 का कैप। तो एक फोर्स और मल्टीपल चार्जेस, अगर ऐसे ही 4 5 रहते तो डैश डैश आगे लिखते जाते। ठीक है, इसका अगर इसको हम लोग जोड़ दें कि बहुत सारा रहे तो समेशन में क्या होगा, समेशन फॉर्म बता देता हूँ। फोर्स एफिनिटी कितना आता, 1 पे ना, 1 पे एफिनिटी कितना आता, एफिनिटी आता Q1/4πε0। ये तो कॉमन निकल गया अपना तीनों, ये और ये कॉमन निकल गया है ना, ये वाली। अब इसको जोड़ना है तो हम लोग लगाएंगे समेशन तो पता है ना सबको जोड़ना। ठीक है, समेशन लगाएंगे जो i = 2 से n तक जाएगा। मतलब अगर चार्ज 1 पर लग रहा है, अगर n चार्जेस है तो n तक जाएगा। चार्ज 1 पर लग रहा है तो 1 पे फोर्स लगाएगा नहीं, 2 से फोर्स लगना शुरू होगा। जैसे कि अगर ये चार्ज Q1 है तो Q1 पे क्यों नहीं फोर्स थोड़ी लगेगा, Q1 पे Q2 लगाएगा, Q3 लगाएगा, Q4 लगाएगा, ऐसे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें i = 2 से स्टार्ट करूंगा कि Q1 Q2, फिर Q1 Q3, फिर Q1 Q4, ऐसे। ठीक है, फिर यहां से मैं लिख सकता हूं Q1 तो बाहर निकाल चुका हूं। ठीक है, Qy जितना भी होगा Qy, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके Qy/R1, फिर i का स्क्वायर। i यहाँ पे 2 3 4 5 6 हो सकता है। ठीक है, i 2 से स्टार्ट होगा, यहाँ तक जाएगा। ठीक है, R1 का स्क्वायर इंटू R1 i कैप। ठीक है, तो ये इसका समेशन फॉर्म में हो जाएगा, ये वाला। ये फॉर्मूला याद रखना, या फिर ये फॉर्मूला अगर सीख गए हो तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस वाले की, अगर ये सीख गए हो तो। ठीक, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।